हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस अड्डा पॉइंट पर। साथियों, हम सिल्वी पब्लिकेशन 2016 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने 50 प्रश्नों तक हल कर लिया है। आज हमें 51 नंबर से हल करना है और आज मैंने प्रश्नों की संख्या अधिक ली है और जल्द से जल्द उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दवा, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, ऑप्शन नंबर सी है आवास, ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र। हम सभी जान रहे हैं कि आय पर होने भोजन पर होने वाले व्यय की बात कर रहा है। ये सिद्धांत किसने दिया था? एंजल महोदय का दिया हुआ सिद्धांत है। 50 नंबर क्वेश्चन हमने इसी पे हल किया था, जिसमें बचत के सिद्धांत की बात हुई थी कि बजट में कोई प्रावधान एंजल महोदय ने नहीं दिया है, और उन्हीं एंजल महोदय के सिद्धांत पर जिन्होंने जो बजट का सिद्धांत दिया है उसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक, तो बात करते हैं। जैसे जैसे आय वृद्धि होती है भोजन पर होने वाला खर्च उनकी आय का प्रतिशत घटता जाता है, भले ही भले ही भोजन पर खर्च करने जाने वाली जो कुल राशि होती है वो बढ़ा दीजिए, राशि आप बढ़ा दीजिए, लेकिन परसेंटेज घट ही जाता है ऑटोमेटिकली। ये किसका कहना था? एंजल महोदय का। जबकि शिक्षा और मनोरंजन पर जो खर्च होता है लोगों का वह बढ़ जाता है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है, ऐसी मानसिकता के विषय में बात की गई थी, जैसे जैसे आय बढ़ती है वो भोजन पे होने वाले प्रतिशत व्यय को कम कर देते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में संग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। माफ करिए दोस्तों, घर आए हैं और प्राणियों की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। खैर, प्रश्न है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोडिंग, ऑप्शन नंबर बी डिकोडिंग, ऑप्शन नंबर सी इनकोडिंग, ऑप्शन नंबर डी प्रीकोडिंग। प्रेषक की बात कर रहा है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। प्रेषक का मतलब होता है प्रेषित करने वाला, कुछ कहने वाला। संचार प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी एक ही व्यक्ति होता है जो स्वयं से बातें करता है, लेकिन यहाँ प्रेषक की बात हो रही है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपने किसी सामने वाले के साथ, जो कह रहा है कि शाब्दिक अशाब्दिक संकेतों का विश्लेषण करता है। प्रेषक मतलब कहने वाला। जैसे मैं कुछ आपसे कह रही हूँ, मैंने संकेत में आपसे क्या कह दिया कि घर आए हैं, थोड़ा सा प्राणियों की आवाज डिस्टर्ब करी, मतलब आपको पीछे कुत्ते की आवाज सुनाई दी, तो आप उससे क्या कर रहे हैं, इससे डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, प्रेषक जो भेजता है वो उसका कोड होता है, लेकिन जो प्राप्तकर्ता होता है, जो ग्रहण करता होता है, जब उसे प्राप्त करके उसका अर्थ उसका भाव समझ ले, वो क्या होता है? डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। लेकिन जो प्राप्त करता होता है उस संदेश को समझ लेता है, उसका विश्लेषण कर लेता है, वो होता है डिकोडिंग। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। गरीबी रेखा की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी कुल पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर सी कुल भूमि, ऑप्शन नंबर डी कुल जायदाद। गरीबी रेखा की गणना की जाती है हमारे भारत में गरीबी रेखा का अनुमान पूरी तरह से सेवन किए जाने वाले भोजन की कैलोरी पर आधारित होता है। यानी जो व्यक्ति भोजन कर रहा है वो कितनी कैलोरी खा रहा है, इसके आधार पर, यानी जो कैलोरी वो ले रहा है, जितनी कैलोरी वो प्राप्त कर रहा है, उससे खरीदने की क्षमता, उसे क्रय करने की क्षमता क्या उस व्यक्ति में है, उसके आधार पर हमारी गरीबी रेखा की गणना की जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय। इसके बारे में और चर्चा करें तो गरीबी रेखा की गणना आय या उपभोग के आधार पर की जाती है। यानी एक व्यक्ति की आय क्या है, मतलब वो कितना कमा रहा है और कितना उपभोग कर रहा है, इसके आधार पर की जाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और गरीबी रेखा की गणना प्रति 5 वर्ष पे की जाती है। अगला प्रश्न है, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है। ऑप्शन नंबर ए 140 प्रति 100 mm Hg, ऑप्शन नंबर बी 220/80 mm Hg,
ऑप्शन नंबर सी है 120 अपान 90 mmHg। ऑप्शन नंबर डी है 120 अपान 80 mmHg। हम सभी जान रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो 120 प्रति 80 mmHg होता है। इसमें सिस्टोल कितना होता है? सिस्टोल होता है 120। सिस्टोल या सिस्टोलिक जिसे हम कहते हैं होता है कितना? 120। और यही डायस्टोल कितना होता है? डायस्टोल होता है 80। यही डायस्टोल जब घट जाता है, डायस्टोल अगर 80 से कम हो जाता है तो बताते हैं कि नहीं बीपी बढ़ गया, तो उसी को कहा जाता है कि बीपी बढ़ गया है। ठीक, फिगर में आप देख पाएंगे अभी। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है भूरी क्रांति संबंधित है ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी तेल तथा तेल बीज, ऑप्शन नंबर सी फूल, ऑप्शन नंबर डी रेशम। तो पहले ही हम आपको बता दें, इसमें आंसर इन्होंने बी को माना है, लेकिन मेरे अनुसार जो मुझे पता है उस अनुसार और जो मैंने खोजा है उसके अनुसार भी बी ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। हो सकता है उस वक्त आयोग ने इसके उत्तर में फेरबदल किया, क्योंकि ऑप्शन ही इन्होंने दिया ही नहीं भूरी क्रांति का कहीं, इसलिए यह उत्तर गलत होगा। हम बता देते हैं आपको कि ये भूरी क्रांति है क्या। भारत में विशाखापत्तनम के आदिवासी इलाकों में जब देश में कॉफी की मांग को पूरा करने के लिए इन लोगों ने भूरी क्रांति की शुरुआत की थी, जिसे हीरालाल चौधरी नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने इस क्रांति का सृजन किया था, इस क्रांति को बढ़ाया था और इसे नाम दिया था। उन्हें भूरी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर भूरी क्रांति का जनक पूछे तो कौन है? हीरालाल चौधरी जी हैं। इसकी शुरुआत हुई थी विशाखापत्तनम, भारत के विशाखापत्तनम क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के द्वारा हुई थी। भूरी क्रांति में काफी चमड़े के उत्पादन को बढ़ावा देना, मिट्टी की रखरखाव इत्यादि चीजों को बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति लाई गई। यानी कॉफी, चमड़ा, मिट्टी की उर्वरता, हम लोग सुनते हैं ना कि मतलब उर्वरक संबंधित है भूरी क्रांति से, तो ये चीजें होती हैं। भूरी क्रांति के अंतर्गत ये सब आते हैं। लेकिन यही जब बात करते हैं हम कि पीली क्रांति क्या है, तब पीली क्रांति अगर पूछे, पीली क्रांति पूछे तो पीली क्रांति होगा तेल एवं बीज। अगर ये पूछ रहा है तब होगा तेल एवं बीज, तिलहन से संबंधित, तेल वाली चीजों से संबंधित जो चीजें होती है, सरसों हो गया, सोयाबीन हुआ, जो पीले हैं और तेल युक्त हैं, ऐसे तेल वाले बीज और तेल वो किससे संबंधित है? वो पीली क्रांति से संबंधित, भूरी क्रांति से नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए चर्मग्रह, ऑप्शन नंबर बी जिह्वा शोथ, ऑप्शन नंबर सी क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर डी है मैरास्मस, इसे मैसास्मस लिखा हुआ है। जो ये लक्षण दिए हुए हैं, अतिसार में क्या होता है कि बार बार पेट खराब होता है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। त्वचा शोथ में क्या होता है, त्वचा जो होती है वो खुरदरी हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, सूज जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। अवसाद में क्या होता है, मन भ्रंश हो जाता है, मतलब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ये सारे लक्षण है किसके? पेलेग्रा के। हमने पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास में, जो हमने क्लास ली थी 2 दिन पहले वाली, उसमें हमने बताया था कि पेलेग्रा नियासिन की कमी से होता है। ये पेलेग्रा का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए चर्मग्रह। ठीक है, ये होता है विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से यह होता है। नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। और ये सारे लक्षण अगर पेलेग्रा के पूछे तो भी यही लक्षण है, और चर्मग्रह के तो भी यही लक्षण होते हैं। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है मिल्क शेक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ तरल आहार, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वच्छ आहार, ऑप्शन नंबर सी हल्का आहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मिल्क शेक का मतलब हम समझ रहे हैं कि ऐसा आहार जो दूध से बना हो, दूध का शेक हम लोग देखते हैं ना, मिलता है मार्केट में भी मिलता है, हम लोग पीते भी हैं और खुद घर में बनाते हैं। तो मिल्क शेक होता है, इसमें दूध तो होता ही है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए जाते हैं, कुछ फूड कलर लोग यूज करते हैं, बहुत लोग सैफरॉन यूज करते हैं, बहुत लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी भी यूज कर लेते हैं, उसमें शुगर भी ऐड करते हैं, मतलब चीनी ऐड करते हैं। तो वो होता है एक पूर्ण और स्वच्छ, क्योंकि दूध तो वैसे भी अपने में पूर्ण आहार होता है, तो पूर्ण और स्वच्छ आहार होता है ये उसी का उदाहरण है, पूर्ण एवं स्वच्छ आहार। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न है ICDS प्रारंभ किया गया था
कब किया गया था प्रारंभ? आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम या सेवा भी कहते हैं इसे, या कार्यक्रम के स्थान पे सेवा भी लिखा मिलता है, सेवाएं। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम या एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईसीडीएस की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 1975, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सी। 2 अक्टूबर 1975 में इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था? 6 साल से कम के बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में सुधार लाना था। पहला उद्देश्य क्या था? 6 साल से कम के बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण विकास में सुधार लाना था। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोर यानी लड़कियों तक, किशोर या किशोरी लड़कियों तक फैलाना था, मतलब इसके विकास को पहुंचाना था। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। चीनी का जेली में कार्य है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, ऑप्शन बी अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, ऑप्शन नंबर सी स्वादिष्ट बनाना, ऑप्शन नंबर डी रंग प्रदान करना, या करता है, सॉरी करता लिखा है, रंग प्रदान करता नहीं, रंग प्रदान करता तो नहीं होता, स्वादिष्ट तो ऐसे ही रहती है। चीनी का जो मुख्य काम होता है जेली में, वो क्या करता है इसके बारे में सुन लो कि जो जेली में चीनी ऐड की जाती है वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है कि उसमें तब क्या होता है, चीनी का उपयोग करने से इसमें सूक्ष्म जीवों का विकास रोकता है, सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं होता है ज्यादा, मतलब वो बाधित करता है, रेयर कंडीशन में होता है। यदि वजन के हिसाब से, मतलब जितनी जेली है उसके हिसाब से 55% की सांद्रता पर चीनी एक परिरक्षक के रूप में कार्य, यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में, परिरक्षक यानी जो इसकी रक्षा करे, किससे? सूक्ष्म जीवों से। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि ये, अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर, मतलब बेस पेपर क्वेश्चन है ये अपने आप कॉमन सेंस से आप इसका आंसर देंगे। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि ये, ऑप्शन नंबर ए पक्का रंग, ऑप्शन नंबर बी आसानी से उपलब्ध, ऑप्शन नंबर सी कीमत कम, ऑप्शन नंबर डी रंग प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आसानी से उपलब्ध। सिले सिलाए कपड़े क्या होते हैं? हमें मार्केट में मन चाहे आसानी से मिल जाते हैं। हम साइज मॉल में जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, देखते हैं हमें जो अच्छा लगता है, हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। लेकिन यही सिलवाने की बात करें तो हम पहले कपड़ा लें, कपड़े लेने की बात करें तो खुद से सिलें या फिर हम टेलर की दुकान के चक्कर लगाएं, फिर उसके बाद वो बनता है, जो एक महंगा तैयार होता है, लेकिन और इसके साथ साथ में ही हमें आसानी से मिलता भी नहीं है। अगर टेलर को हम देते हैं तो भी अच्छे खासे समय लग जाते हैं। तो और ऐसा सिला सिलाया जब हम लेते हैं तो एक दिन हम मार्केट गए, एक टाइम गए, जाने के बाद ले लिया, उसके बाद यूज कर रहे हैं, हमारा क्या है, समय बच रहा है, आसानी से ये उपलब्ध होते हैं। आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? कह रहा है सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मुस्कुराहट का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी प्रथम शब्द, ऑप्शन नंबर सी पठन, ऑप्शन नंबर डी चलना। तो मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, चलना, ये सब क्या है? प्राकृतिक क्रिया है, बच्चे में स्वाभाविक रूप से हो रही है, सार्वभौमिक है। ठीक, लेकिन ये पठन क्या हो रहा है? ये अलग से अर्जित किया जा रहा है। पढ़ना, पठन का मतलब पढ़ना, ये कब आ रहा है? एक अवस्था के पश्चात आ रहा है, जब उसे सिखाया जा रहा है पढ़ने के लिए, तब आ रहा है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यही इसका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज के जलपान में गृह में, यहाँ पे होना चाहिए था जलपान गृह में, इसको थोड़ा सा हटाएंगे, में को काट देते हैं यहाँ पे। जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अकेंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर बी मेज पर दी जाने वाली सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी स्वयं लेने की सेवा, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित सेवा। हम सभी ने कॉलेज की पढ़ाई की है और अपने स्कूल कॉलेज में हम लोगों ने अपने यहाँ कैंटीन देखी है ना, तो हमारे यहाँ जो कैंटीन होती है वही क्या है? हमारे कॉलेज का जलपान गृह है। और उसमें क्या रहता है? क्या आपको मेज पर दी जाने वाली सेवा होती है? वहां पे मेज पे आपको सर्व करके देते हैं?
अकेंद्रीकृत होती है? नहीं होती। मिश्रित सेवाएं भी नहीं होती हैं। होती क्या है? स्वयं लेने की सेवा। एक काउंटर होता है, एक काउंटर पे एक मालिक रहता है, जो कैंटीन में जो भी अंकल आंटी रहते हैं कॉलेज में, और यहीं पे वो अपना समोसा और चाय जो भी रखते हैं, आप यहाँ से जाते हो, इनको पैसे देते हो और ये आपको देते हैं, और आप स्वयं लेकर इसे अपने टेबल पे या जहाँ भी उनके पास सुविधा होती है वहां आप बैठकर सर्व करते हो, उसे खाते हो, उसका सेवन तब आप करते हो। तो ये होती है स्वयं लेने की सेवा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह कब्ज का कारण है। ऑप्शन नंबर बी, यह कीटोसिस का कारण है। ऑप्शन नंबर सी, संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आईडीडीएम क्या है, पहले ये जान लीजिए। आईडीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म होता है इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये टाइप 1 की डायबिटीज होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1, 4 प्रकार की डायबिटीज, 4 टाइप की डायबिटीज होती है ना, तो ये टाइप 1 की होती है, या फर्स्ट कह सकते हैं इसे, टाइप 1 या फर्स्ट की डायबिटीज होती है। ये आमतौर पर 15 वर्ष से कम के बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, 15 वर्ष से कम के बच्चों में देखिए, कहीं कुछ कुछ वयस्कों में भी होती है। और इसमें ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती, इसी कारण इसको रोका जाता है। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। एडल्ट्रेशन की बात कर रहा है, एडल्ट्रेशन, अपमिश्रण की, क्या अपमिश्रित किया जाता है? क्या अपमिश्रित किया जाता है चीनी में? ऑप्शन नंबर ए, सफेद पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी, माड़ी से। ऑप्शन नंबर सी, सीरा से। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो चीनी में अपमिश्रण किया जाता है, वो चीनी में यूरिया का, चाक पाउडर का, प्लास्टिक क्रिस्टल का, सफेद रेत का और नॉर्मल सोडे का, मिट्टी का, ये सब अपमिश्रण किया जाता है। यानी कि उसके वजन को बढ़ाने के लिए चीनी के, उसमें ये सब चीजें मिला दी जाती हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता क्या होती है? प्रभावित होती है, और हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सफेद पत्थर, पत्थर। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है किससे? सफेद पत्थर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता है? निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए, लचीला पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, योजनाबद्ध अधिगम। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपुष्टि। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता तो वैसे सभी है इसके आधार पर। प्रौढ़ शिक्षा जो होती है कि इसका उद्देश्य क्या था, पहले ये जान लेते हैं कि लोगों के बीच में इसे लाने का उद्देश्य क्या था। तो प्रौढ़ शिक्षा को लाने का उद्देश्य ये था कि उन लोगों तक, प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्देश्य था कि उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना था जो किसी कारणवश अपनी अवस्था में, किसी भी कारणवश अपनी अवस्था में, जब उनकी अवस्था थी शिक्षा ग्रहण करने की, उस वक्त वो शिक्षा नहीं ले पाए, और वो अब अनौपचारिक रूप से उन्हें शिक्षित करके उनके व्यवसाय, कृषि, स्वास्थ्य, ज्ञान में वृद्धि, जीवन स्तर को उठाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। उसे ही हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की जो आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता होती है प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि मिलती है, इसे हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक हमें मिलेगा कैसे भाई? जब उनमें परिवर्तन आएगा तो वो खुद बोलेंगे, हाँ मुझे ये शिक्षा लेने से फायदा हुआ। ये एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा होती है, जिसमें कोई भी विद्यालय नहीं होता है, कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, नहीं आपको यहीं आके पढ़ना है, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता कि इसी पाठ्यक्रम से पढ़ना है। तो ये सब क्या होता है? प्रौढ़ शिक्षा में ये इसी के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है, और प्रतिपुष्टि इसका क्या है? सबसे जरूरी आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है, ऑप्शन नंबर ए, जो औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सके।
ऑप्शन नंबर बी, जो अशिक्षित हैं पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जो वास्तव में गरीब हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी अभी जस्ट मैंने क्लियर किया है कि ये क्या होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे नीचे भी नहीं हुआ है। 65 था। हाँ, इसके बाद वाले में चेंज हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी मैंने बताया ना कि जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर सके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सके, वो क्या उन्हें क्या दी जाती है? अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है। अगला प्रश्न है, महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? ऑप्शन नंबर ए, समेकित ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर बी, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, ड्वाक्रा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम। हमने 2024-21 वाला जब पेपर सॉल्व किया था उसमें 70 नंबर क्वेश्चन था, उसमें भी ड्वाक्रा के बारे में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ड्वाक्रा कार्यक्रम। ड्वाक्रा कार्यक्रम में था कि ड्वाक्रा का फुल फॉर्म यही होता है, ग्रामीण बाल विकास कार्यक्रम। ग्रामीण बाल विकास कार्यक्रम। और ये चलाया किसके लिए गया था? ये चलाया गया 1982 में देश के 50 जिलों में चलाया गया। सबसे पहले देश के 50 जिलों में चलाया गया, जिसके लाभ देखे गए तो और जगह चलाए गए। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभों को ग्रामीण स्त्रियों तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाना था। प्रत्यक्ष रूप से किसके? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सभी लाभों को उसके कैसे उसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में जानकारी ग्रामीण स्त्रियों तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाना था। और यही क्या था? ड्वाक्रा कार्यक्रम का उद्देश्य था, जिसे हम ड्वाक्रा कार्यक्रम के नाम जानते हैं। और इसी के माध्यम से महिलाओं और बच्चों का चहुमुखी विकास कार्यक्रम का प्रतिबल यही है। ठीक है, इसी पर आधारित था। और इसी ड्वाक्रा को ही हम लोग ग्राम सेविका कहते हैं। इसी ड्वाक्रा को ग्राम सेविका। ठीक है, क्लियर हो गया? अगले प्रश्न में चलते हैं। 68 नंबर है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। जो बच्चे बिस्तर पर टॉयलेट करते हैं उसकी आदत का नतीजा क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, खराब स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी, मनोभावनात्मक असुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी, अपर्याप्त प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तब वो बिस्तर पे गीला कर रहा हो। और मनोभावनात्मक असुरक्षा, किसी कारण मान लीजिए सोता सोता बच्चा डर गया, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इसमें जो मुख्य कारण होता है, जो बच्चे नॉर्मली गीला करते हैं, यहाँ पे बात उन्हीं बच्चों की गई है जो नॉर्मली कंडीशन में, आपने सुना होगा 7-8 साल के हो गया फिर भी बच्चा बिस्तर पे टॉयलेट करता है। ऐसे बच्चों का जो मुख्य कारण होता है ऐसा करने का, वो होता है अपर्याप्त प्रशिक्षण। जब उनको आप बचपन से ही टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं किए हो तो वो क्या करेंगे? बार बार बिस्तर को गीला करते रहेंगे। ठीक, तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डेविन। ऑप्शन नंबर बी, एन भैले। ऑप्शन नंबर सी, जेड पियाजे। ऑप्शन नंबर डी है बी, बेल्डविन। यहाँ जेड पियाजे नहीं होना चाहिए था, जीन पियाजे होना चाहिए था। हम लोग जीन पियाजे जी को जानते हैं, जीन होना चाहिए था, जीन पियाजे। जीन पियाजे होना चाहिए था, जिन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमें बताया था, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और उन्होंने ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर शोध भी किया था। ठीक, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इस शोध में उन्होंने क्या बताया था कि शिशु अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में कि कैसे कैसे विकसित होती है, इसी के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। कौन सा कपड़ा अच्छा होता है जब हम सिलाई सीखते रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रेशमी। ऑप्शन नंबर बी है मलमल। ऑप्शन नंबर सी है सूती। ऑप्शन नंबर डी है कृत्रिम। कृत्रिम। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जब सूती का, यहाँ पे सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। सूती कपड़े की सिलाई सीखने में इसका प्रयोग जो होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह स्थिर और परेशानी मुक्त सिलाई का अनुभव कराता है। यह मजबूत और घर्षण विरोधी होता है। ठीक है,
तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किशोरों द्वारा वस्त्र के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों द्वारा वस्त्र के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए पोशाक की कीमत, ऑप्शन नंबर बी पोशाक का टिकाऊपन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी प्रचलित शैली। किशोरों में इससे कोई मतलब नहीं होता कि पोशाक की कीमत क्या है, टिकाऊपन क्या है और उपयुक्त है या नहीं है। उनको एक चीज से मतलब होता है कि आज के टाइम में क्या प्रचलन में, क्या फैशन में, क्या नया ट्रेंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि वो बात करते हैं किसकी, प्रचलित शैली की, कि क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है अभी। जैसे बीच में लड़कों की बात करें, तभी बीच में थोड़ा ट्रेंड चल रहा था कि बच्चे जो है अंदर टी शर्ट डालते थे और ऊपर से शर्ट डालते थे और शर्ट की बटन जो है वो ओपन रहती थी, बस ऊपर जैसे जैकेट जैसा शर्ट को डाल लेते थे, तो वो भी काफी प्रचलन में था ना। इस तरह से ये प्रचलन की शैली होती है। आइए अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा संबंधित है। फिगर अभी आपको दिखा देते हैं कि ग्लूकोमा संबंधित होती है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज से, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर सी आंखें, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो ग्लूकोमा जो संबंधित होती है वो हमारी आंखों से संबंधित एक प्रकार का रोग होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, काला मोतिया के नाम से जानते हैं। काला मोतिया, काला मोतियाबिंद हमने सुना है ना, काला मोतियाबिंद, काला मोतिया भी लोग कहते हैं, काला मोतिया बिंद, इसके नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसमें होता क्या है कि सामान्यतः लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है। इससे होता है बस इतना है कि आंखों पर जो है दबाव बढ़ने लगता है, मतलब प्रेशर होता है अचानक से, मतलब और दबाव मतलब जैसे किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते रहना, बहुत घूर कर देखना, उससे आंखों पर तनाव आता है, दबाव पड़ता है, या कम रोशनी में चीजों को देखने का प्रयास करना, उससे आंखों पर तनाव दबाव आता है। और उससे होता यह है कि आंख की जो नसें होती हैं, आंखों की जो नसें होती हैं उन पर आता है खिंचाव, और उस खिंचाव के कारण आंखें कमजोर होने लगती है, यानी कि नजर उनकी कमजोर होने लगती है। यही होता है ग्लूकोमा। आगे चलकर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है और बच्चा मतलब व्यक्ति पूर्ण तरह से अंधा भी हो जाता है। ये ग्लूकोमा होता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 20 अक्टूबर। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताते हैं। ये दिवस जो होता है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य, इसके बारे में बता देते हैं कि ये शुरू कब से हुआ। ये जो है ये दिवस जो है, ये जो विश्व खाद्य दिवस है, ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य दिवस एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना दिवस के रूप में, इसकी स्थापना दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, उसी दिन से यह दिवस मनाया जाता है। और ये शुरू कब से किया गया? इसकी शुरुआत हुई जब FAO का 20वां आम सम्मेलन था। उस समय 1900 सन पूछे तो 1979 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पहले तो ये सिर्फ 16 अक्टूबर को मनाया जाता था, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, सॉरी पहले नहीं, मतलब 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन सन पूछेगा तो 1979 को। ये कब? ये FAO के 20वें आम सम्मेलन से यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक चली। और ये जब स्वतंत्र भारत में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे हमारे स्वतंत्र भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो 5 वर्ष के अंतराल पर पुनः प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, बीच में इसका चेंज भी हुआ था। तो यह पंचवर्षीय योजना 5 साल चलती थी, और इसे पहली योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली थी। अगला प्रश्न है, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रूटिंग प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बेवेंस्की प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी मोरोस्ट्राइटल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों में कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसे हम प्रतिवर्ती, जिसे कह रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया, हिंदी में उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जन्मजात होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, जैसे बच्चा धीरे धीरे, मान लीजिए अभी 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने का है, धीरे धीरे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है,
वैसे वैसे इसकी रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, प्रतिक्रिया जो क्या होती है, ये लुप्त होने लगती है, गायब होने लगती है। फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उनमें ये प्रतिक्रिया बहुत बहुत क्या देखने को ही नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है कि तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा सो रहा हो और अचानक से कोई बर्तन आप गिरा दीजिए, बच्चा चौंक जाता है, दोनों हाथ क्या करता है, झटके से उठा लेता है। आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो वो चौंकना जो होता है और बच्चे का हाथ उठाना, डरना, वही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मोरो। मोरो स्टाइटर, स्ट्राइटल, इसे मोरो स्ट्राइटल कहते हैं, मोरो भी कहते हैं, स्ट्राइटल भी कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चे का मोर के पंख की तरह अपने दोनों हाथ फैला लेना, वो क्या होता है, मोरो। ये छोटा बच्चा है, ये सो रहा था, बर्तन गिरा, आवाज सुना, दोनों हाथ उठा लिया। ठीक, ये क्या है, मोरो है। मोर के पंख की तरह दोनों हाथ उठा लेना, फैला लेना, मोरो स्ट्राइटर, तेज आवाज सुनकर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? ये भी एक कथन है। ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी बी प्लैक बी प्लेरो प्लेरो कट गया है। ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है फ्राइड, फ्राइड का है नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक महोदय। जॉन लॉक महोदय का मानना था कि जो छोटा बच्चा होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, यानी मतलब उसके दिमाग में कोई भी निगेटिविटी या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती, वो एकदम सादा कोरा कागज जिसे कहते हैं, वो कोरा कागज होता है, कोरी स्लेट होती है। मतलब जो जैसा जैसा आप सिखाओगे बच्चे को, जैसा जैसे आप उस पर लिखोगे, जैसे आप कोई सादी स्लेट हो उस पर जैसा लिखोगे वही आपको मिलेगा, वैसे ही छोटा बच्चा होता है, उसका जो दिमाग होता है वो कोरी स्लेट होता है, जैसे जैसे उसको सिखाओगे वैसा ही वो होता चला जाएगा। ये किसका मानना था, जॉन लॉक महोदय का मानना था। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, मिस हो गया था, ये 76 नंबर पहले चला गया, 75 आगे आ गया था, सॉरी। तो 76 हो चुका, 77 पे आते हैं। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा मिला निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा? मतलब पूछ रहा है यहाँ किस किस प्राणी के जीव मतलब दूध के बारे में पूछ रहा है कि किस प्राणी का दूध लिया जाए जिसमें थोड़ी चीनी मिला दी जाए और थोड़ी उसमें से जो उसकी वसा है वो निकाल दी जाए तो वो बिल्कुल माँ के दूध के जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी याक, ऑप्शन नंबर सी भैंस, ऑप्शन नंबर डी गाय। याक तो हमारी जलवायु में सामान्यतः नहीं मिलता है, ठंडे में एरिया में मिलता है, तो याक तो होगा नहीं। ये माँ के दूध की जैसी तुलना अगर किसी से की गई है तो वो की गई है बकरी के दूध से। बकरी के दूध में बकरी के दूध में अगर थोड़ी आप चीनी मिला देते हो और उसकी वसा को यानी उसकी मलाई को आप निकाल देते हो और उसके बाद आप बच्चे को पिलाते हो तो वो बिल्कुल क्या होता है, माँ के दूध के जैसा होता है। इसमें जो है जो जो पोषक तत्व जो कुछ ऐसे पोषक तत्व जो माँ के दूध में पाए जाते हैं वही बकरी के दूध में भी पाए जाते हैं, इसीलिए बकरी के दूध की तुलना माँ के दूध से की गई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग बच्चे को गाय का दूध पिलाना प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि गाय का दूध जो होता है वो हल्का होता है, ये माँ के दूध की जैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये गाय का दूध जो होता है ये बच्चों के लिए हल्का होता है, इसे भी हम देते हैं। लेकिन तुलना जो की गई है माँ के दूध के जैसा अगर पूछा जाए तो बकरी का दूध होगा। माँ के दूध के स्थान पे किस जानवर का दूध दे सकते हैं तो हम भाई गाय का दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टोल, ऑप्शन नंबर बी है फैड, ऑप्शन नंबर सी है स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी है कैमोफ्लेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैशन जो अल्पकाल के लिए हो, मतलब आया और कुछ टाइम बाद चला गया, वो होती है स्टाइल, इसे हम स्टाइल कहते हैं। ठीक है, फैशन जो होता है, फैशन के 5 चरण होते हैं, ऐसा मान लेते हैं फैशन का ग्राफ होता है ऐसे घंटी नुमा, जैसे उल्टी मतलब जैसे ये हमने घंटी देखी ना, घंटी के आकार का होता है फैशन चक्र, ये फैशन ग्राफ है, फैशन चक्र कहते हैं, यानी फैशन साइकिल। इसके 5 चरण होते हैं, एक होता है इंट्रो यानी परिचय, फिर होता है उत्थान, यानी मान लीजिए यहाँ आया तो पहले लोगों से परिचय हुआ, फिर उत्थान मतलब थोड़ा मार्केट में इसकी वैल्यू बनी, ठीक। फिर आता है पीक यानी शिखर, एकदम मार्केट में वही चारों तरफ दिख रहा है, हर कोई, जैसे आज समय सिल्क की साड़ी का ट्रेंड है, जिसको देखो वही सिल्क की साड़ी पहन रहा है, तो ये चीजें, ये होता है शिखर। फिर उसी के बाद आता है धीरे धीरे उसका क्रेज खत्म होने लगा, कुछ नई चीजें आ जाएंगी, जैसे उसके बाद शिखर बीच में भी सिल्क का ट्रेंड था, सिल्क का कुछ डाउन हुआ, फिर ऑर्गेंजा आ गया, इस समय ऑर्गेंजा की लोग साड़ियां बहुत पहन रहे हैं, कलर आप देख लीजिए पिस्ता कलर, इस तरह से डाउन कलर आ रहे हैं मार्केट में, तो ये हो गया क्या, पतन। और उसके बाद एकदम लुप्त,
मतलब यहाँ आते आते अंतिम शिखर, ये पहला शिखर, ये पहला शिखर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा शिखर अप्रचलित हो गया। एकदम लास्ट में क्या हो गया, अप्रचलित हो गया। उसके बाद क्या होता है, लुप्त हो जाता है। और ये जो बात हो रही है अल्पकाल के फैशन की, तो ये होता है कि मतलब शुरू हुआ नहीं खत्म, बहुत लो टाइम के लिए होता है। तो ये होता है हमारा स्टाइल। जैसे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर अजीब तरीके से बाल बना लेंगे, बोल देंगे, घर वाले डांटते हैं, बोलते हैं अरे आजकल का ये स्टाइल है, समझते नहीं हो तुम लोग। अगला प्रश्न है, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी काठियावाड़, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो पंजाब की तो है नहीं, पंजाब की होती है फुलकारी, उत्तर प्रदेश की हमारी ब्रोकेड है और चिकनकारी है, और काठियावाड़ की भी नहीं है। वहां की क्या है, वहां की पटोला। बचता क्या है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कसूती हमारी क्या है, कर्नाटक की। कसूती कर्नाटक राज्य का एक विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई है। इसमें जो कसूती शब्द है, कसूती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि हाथ, मतलब वो बना हुआ है, मतलब कसूती शब्द बना हुआ है काई से। कसूती शब्द कर्नाटक का जो कसूती है वो काई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हाथ और सूती धागा। कसूती विशेषकर पहले 5 वस्त्रों पे बनाई जाती थी। कुंची, लेपा, सेरांगू, कसूबा, जिसे हम चोली कहते थे, सोरांगू वहां का साड़ी होता था, लेंगा वहां का लहंगा होता है, और केप। इन 5 वस्त्रों में बनाई जाती थी, लेकिन आजकल ये किसी भी वस्त्र में बनाई जाती है। जैसे हम टेबल क्लॉथ बनाते हैं, हमने आपको टेबल क्लॉथ का 2021 का पेपर सॉल्व वाला टेबल क्लॉथ की इमेज दिखाई थी ना, जो मेज पोस्ट होता है टेबल बिछाने वाले, उसे टेबल क्लॉथ कहते हैं। तो टेबल क्लॉथ पे की जाती है, पर्दे पे की जाती है, कुशन कवर पे की जाती है, हाथ से बुने कपड़ों पे भी की जाने लगी है कसूती अब। और अच्छा, इस पे डिजाइन क्या क्या देखने को मिलती है, कसूती के जो कढ़ाई है हमारी कसूती कढ़ाई, इसमें डिजाइन क्या क्या बनाई जाती है? तो इसमें बनाई जाती है रथ पालकी। रथ मतलब धार्मिक से संबंधित ज्यादा होता है। रथ, पालकी, शंख, घंटी, नंदी, हाथी, हिरण, रुद्राक्ष, कमल, मोर, तोता इत्यादि का इसमें आपको नमूना देखने को मिलता है। कसूती क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है, वो भी विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई है, और ये कहाँ की है, कर्नाटक की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। भाई हमारे उत्तर प्रदेश की ये है नहीं, गुजरात की भी ये है नहीं, राजस्थान की भी है नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कि मधुबनी जो है हमारे बिहार की मधुबनी नामक जिले की है, जिसमें क्या है, मधुबनी पेंटिंग में जो होता है प्राकृतिक रंगों और प्राकृतिक नमूनों को अधिक बनाया जाता है। इसमें सरल रेखाएं होती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई पक्षी बना रहे हैं, बहुत अच्छे से बन नहीं पाएगा, मान लेते हैं कि ऐसा कोई पक्षी बना रहे हैं, तो ऐसे सरल बना देंगे, इसको बहुत डेकोरेट नहीं करेंगे, पत्ती व कुछ ऐसा। मान लीजिए इसके पंख ऐसे दिखाने हैं, तो बस महज इसमें ऐसी ऐसी लाइनिंग होती है, मैं इमेज आपको क्लियर कर दूंगी। ऐसा मान लीजिए पक्षी बना, बस ऐसी हो गई उनकी, ये मधुबनी है, मतलब सरल रेखा से बना हुआ चित्र होता है। और ये पहले वो लोग फर्श पे बनाते थे, दीवारों पे, मधुबनी के लोग इसे दीवारों पर, फर्श पर बनाते थे। लेकिन आजकल हमें कपड़े पर भी इसका प्रिंट देखने को मिलता है। जो भी साथी हमारे प्रयागराज से होंगे, जो कुछ अयोध्या से होंगे, इस समय देख रहे होंगे कि जो ये पेंटिंग हमारे यहाँ चल रही है महाकुंभ के को ध्यान में रखते हुए, आपको मार्केट में जब आप निकलते होंगे तो जो पेंटिंग दिख रही है, ये पेंटिंग आपकी मधुबनी ही की जा रही है। आप उधर बैंक रोड साइड जाओ, दीवारों पर मैक्सिमम पेंटिंग जो इस तरह की सरल रेखाओं से बनी हुई है वो मधुबनी की है। मैं इमेज आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये होती है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आपको क्लियर हो गया कहाँ की है, बिहार की है, और ये प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है और प्राकृतिक नमूनों पर भी आधारित होती है और सरल रेखा से बनाई हुई ये पेंटिंग होती है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे इंसान बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी चलता है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न ही है 21 वाले में। एस्बेस्टस है, ऑप्शन नंबर ए सेलुलोजिक तंतु है, ऑप्शन नंबर बी मिनरल तंतु है, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषित तंतु है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन तंतु है। तो एस्बेस्टस को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एस्बेस्टस क्या है। भाई ये खनिज रेशा है, खनिज रेशा है, इसे हम मिनरल तंतु कहते हैं।
खनिज तंतु की बात करें तो मतलब ये एस्बेस्टस जो होता है ये इसे हम प्राकृतिक 21 वाले में हमने यही देखा है कि प्राकृतिक प्राकृतिक खनिज रेशा, जिसे हमने यही पढ़ा था कि उसमें ऑप्शन दिया था कि एस्बेस्टस है प्राकृतिक खनिज रेशा भी दे रखा था, लेकिन प्राकृतिक खनिज रेशा जहां लिखा हुआ था वही इसका राइट आंसर था। और यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, मिनरल तंतु। एस्बेस्टस का जो कपड़ा होता है ये अग्निशमन के लिए बनाया जाता है। जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं कि उनमें आग ना लगे, ये ताप का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, वह कपड़े जो करघे से सीधे निकाले जाते हैं और किसी प्रकार की परिसज्जा न किए जाएं वे कहलाते हैं। मतलब आपने करघे करघे पर कपड़ा बुना बुना बुनने के बाद उसे सीधा उतार लिया, मान लीजिए कपड़ा बन के तैयार, इसको ना आपने धुला ना इस पे कोई परिसज्जा की, तो ये कैसा कपड़ा कहलाएगा, सिजिंग सिंजिंग। ऑप्शन नंबर स्काउरिंग, ऑप्शन नंबर सी ग्रे वुड्स, ऑप्शन नंबर डी डिसाइजिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रे गुड्स। करघे से उतरा अपरिसज्जा किया हुआ या परिसज्जा विहीन कपड़ा ग्रे गुड्स कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स। इसी को जब फिनिशिंग दे देंगे, साफ सुथरा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा। क्या बदलेगा आप बताओगे। अगला प्रश्न है, नॉनस्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीटेफ्टा फ्लोरोएथिलीन की, ऑप्शन नंबर बी पॉलीट्रेटा फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीफ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नॉनस्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें टेफ्लॉन की कोटिंग किसकी होती है, तो ये एक प्रकार का रसायन होता है, ऑप्शन नंबर ए पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन। पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन, इसी की कोटिंग की जाती है किसे, टेफ्लॉन पे, टेफ्लॉन कोटिंग इसी की जाती है। नॉनस्टिक बर्तनों पे जो कोटिंग होती है उसे हम लोग टेफ्लॉन कोटिंग टेफ्लॉन की परत भी कहते हैं। अगर वहां पे आपको पॉलीट्रेफ्टा फ्लोरोएथिलीन नहीं मिलेगा तो उसे आप टेफ्लॉन वहां होगा तो टेफ्लॉन को उत्तर सही मानेंगे। और ये नुकसानप्रद होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये ताप जब पाता है ना, जब इसमें ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने की स्थिति में ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जो पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन होता है ये प्रकार का रसायन होता है, ये टूट टूट कर उसी भोज्य पदार्थ में मिलने लगता है जो हमारे शरीर में जाकर नुकसान पैदा करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम मूल्य का रंग है। यहाँ मूल्य होना चाहिए था, यहाँ तो कुछ और ही लिखा था, मैंने मूल कर दिया है, यहाँ या होना चाहिए था मूल्य। मूल्य पूछ रहा है, अधिकतम मूल्य का रंग है, ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी सफेद, ऑप्शन नंबर डी पीला। रंग के मूल से आशय रंग के गहरे और हल्केपन से है। इसके मूल से आशय क्या होता है कि हल्कापन है या गहरापन है। अगर मुंसेल के पैमाने के अनुसार हम बात करें तो रंग का जो गहरापन होता है वो क्या होता है, उसका मूल्य अधिक होता है। और सबसे अधिक मूल्य वाला रंग मुंसेल महोदय ने काले को माना है कि काले रंग का मूल्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है सफेद का, सबसे कम। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न है, संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कला के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कला के तत्व, ऑप्शन नंबर सी है कला की सतह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि कला के जो सिद्धांत हैं वो कितने हैं, 5 हैं। उनमें से 3 तो हमारे सामने ही है, संतुलन लय अनुपात, एक होता है दाब, और दाब या बल जिसे हम कहते हैं, बल लिख लेते हैं, बल, एक सामंजस्य, ये होते हैं 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और कला के तत्व की बात करेंगे तो 7 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयकर निम्न प्रकार का कर है। ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन कर, ऑप्शन नंबर सी विकास कर, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष कर। आयकर, आय का मतलब आपकी आय पर लगने वाला कर, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। आपकी जो इनकम है उस पर लगने वाला टैक्स निम्न प्रकार का कर है। कैसा कर है, मतलब आपकी जो इनकम का टैक्स है वो कैसा टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एंटरटेनमेंट का है या डेवलपमेंट का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रत्यक्ष कर है। मतलब आपकी इनकम पर ये डायरेक्ट कर लगाया जाता है कि वो आपको बताना पड़ता है मतलब आपने इसको कैसे पाया है। एक जो हमारी आय की वर्ग निर्धारित होते हैं ना, मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या कैसे हो, आप जिस व्यवसाय कर रहे हो उस व्यवसाय से आपको कितना लाभ मिलता है गवर्नमेंट को ही पता होता है। आप अपनी सीमा से अधिक धन आपके पास है
तो वहां पे क्या होता है, टैक्स पड़ता है। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो फिर आपके यहाँ क्या होता है, रेट पड़ती है, फिर आप क्या जेल जाते हो। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गवर्नमेंट आपसे आपके इनकम पर डायरेक्ट टैक्स मांगती है। अगर आपकी धनराशि इतने से अधिक है आपके व्यवसाय के अनुसार, आप टैक्स पे करिए गवर्नमेंट को। ठीक, अगला प्रश्न है, किण्वन से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए पाचनशीलता, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी कुल प्रोटीन। हम सभी जानते हैं जब हम किसी चीज को फर्मेंट करते हैं, जब हम फर्मेंट करते हैं तो उसके तंतु जो होते, जो उस ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो आपस में टूटते हैं और टूट कर क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी तो वृद्धि होती ही होती है, वो सुपाच्य भी हो जाते हैं, और उनमें जो फाइटिक अम्ल जैसे तत्व होते हैं जो हमें नुकसान करने वाले होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और ऐसे फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जो किण्वन किए हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, वो हमारे पाचन के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और पाचनशीलता में ये बहुत सहयोग करते हैं। मतलब पाचन पाचन शक्ति आपकी इससे अच्छी होती है, भोजन जल्दी पचता है। तो यहाँ किण्वन से क्या बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पाचनशीलता इसकी बढ़ जाती है। मतलब अभी आपने खाया और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जैसे क्या हमारा इडली डोसा भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए मौखिक, ऑप्शन नंबर बी है लिखित, ऑप्शन नंबर सी समूह परिचर्चा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण के तो ये सभी साधन है, ये हम अच्छे से देख रहे हैं कि संप्रेषण के तो सभी साधन है, लेकिन इस संप्रेषण के साधन में समूह परिचर्चा जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। इसका कारण क्या है, लोग आमने सामने बैठते हैं, लोग आमने सामने बैठते हैं, मान लीजिए समूह हो गया, 4 से 5 लोग हो गए, एक दूसरे को मतलब साथ में बैठते हैं, अपनी अपनी बातें लोग एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे से सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब इसमें शब्दों का जाल बनता जा रहा है। एक कोई समस्या मान लीजिए उठा ली गई, मान लीजिए महंगाई पे बात उठ गई, अब इतने लोग बैठ के महंगाई पे डिस्कशन कर रहे हैं, इतने लोग महंगाई पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, इन्होंने अपने विचार दिए, इन्होंने अपने विचार दिए, इन्होंने अपने, सबने अपने अपने विचार दिए। अब सब आपस में जो डिस्कस करेंगे तो इसका एक अंत में क्या निकलेगा, सोल्यूशन। हो सकता है इनके पास ज्यादा जानकारी ना हो, इनके पास हो, इनके पास कुछ और हो, इनके पास कुछ और हो, इनके पास निपटने का रास्ता हो, इनके पास सिर्फ शिकायतें ही हो गवर्नमेंट से या खुद से। तो क्या होगा, सबके अपने अपने विचार सुनने के बाद एक अच्छे निष्कर्ष से पहुंचेंगे, और अपनी बातों को व्यक्त करने का ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समूह परिचर्चा। अगला प्रश्न है, स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है, ऑप्शन नंबर ए उपलब्ध सामग्रियों का सूचीपरक विवरण, ऑप्शन नंबर बी स्रोत, ऑप्शन नंबर सी बीजक, ऑप्शन नंबर डी क्रय की गई सामग्री की सूची। इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले जान लीजिए स्टॉक रजिस्टर होता क्या है। स्टॉक रजिस्टर जो होता है वो किसी भी आप ये कहें कि कोई भी होटल है या कोई संस्था है, इस तरह से जो होती है, वहां पर क्या होता है, एक स्टॉक रजिस्टर होता है। मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है, वहां भी स्टॉक रजिस्टर होता है। इसमें लोग लिखते क्या है कि उन्होंने क्या क्या खरीदा है और उसमें से कितना बिका है, कब उन्होंने उसका ऑर्डर दिया था, कितना रिसीव हुआ था, उसमें लाभ कितना आया है, हानि कितनी हुई है, अभी उसमें से कितना पीस बचा हुआ है। ऐसा मैं कपड़े की दुकान की तरह से बता रही हूँ, लेकिन यही चीज अगर आप किसी होटल वगैरह की दृष्टि से देखेंगे, होटल की दृष्टि से देखेंगे, उसमें वो लोग लिखते हैं कि क्या क्या हमने खरीदा इस महीने या इस साल, इसमें से मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, हमारे होटल में और क्या क्या चीजें हैं, इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते हैं। ऐसी सब चीजों का विवरण स्टॉक रजिस्टर में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि क्रय की गई वस्तुओं की सूची इसी में मिल जाता है। ठीक है, किस तारीख पर खरीदा, कितना अभी भंडारित है, कितना मतलब कितना भी स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, इसकी बिल की क्या बिल नंबर क्या है, और ऐसे ऐसे इसकी ऑर्डर संख्या क्या है, कब इसका ऑर्डर किया गया था। तो ये सब चीजें स्टॉक विवरण में होती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जैम, ऑप्शन नंबर बी जेली, ऑप्शन नंबर सी अचार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पहले तो यही जान लो कि रसाकर्षण क्या है। रसाकर्षण को ही हम पराकर्षण कहते हैं, पराकर्षण ही परासरण कहते हैं। रसाकर्षण को ही हम परासरण कहते हैं, जिसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ऑस्मोसिस हम जानते हैं ना, ऑस्मोसिस प्रोसेस परासरण, ये उसी का जो है, उसी की प्रक्रिया है परासरण।
जैसे रसाकरण हम कह रहे हैं, तो कह रहा है रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो परासरण में होता क्या है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले घोलों को एक साथ अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाए, यानी जैसे आप क्या करते हैं, अचार बनाने के लिए अचार को धूप में रखते हैं, तो उससे नमी क्या होती है, नमी उसमें ज्यादा है, वो कहाँ उठती है, ऊपर को उठती है, वायुमंडल में चली जाती है, जैम जैली इस तरह से, जिसको जो मतलब कम से अधिक से कम की ओर भागना क्या है, पराकर्षण है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आज का इतना प्रश्न, और कल मिलते हैं और प्रश्नों के साथ। माफी चाहेंगे, अभी हम भी घर आए हैं कुछ विशेष काम से, तो इसीलिए हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं टाइम पर आप लोगों को, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको पूरी पूरी क्लास हम इस तरह जल्दी मतलब पर डे दे पाए। कुछ कारणों से है, अब काम हो जाए तो वापस स्थिर हुआ जाए, घर पे समय भी नहीं मिल पाता है। फिलहाल अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, एग्जाम्स लगे भी हुए हैं, और हरियाणा टेट जिन लोगों का होगा, जिन दोस्तों का, जल्दी ही डेट अनाउंस होगी, तो अपनी तैयारी को अच्छे करते रहिए। और बिहार भी संभावना है कि हमारा जनवरी तक परीक्षा हो, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।